हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले क्लासों में हम लोग पढ़ाए हैं, वैद्युत ध्रुव तथा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पढ़ाया गया। आज उसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने से पहले हम ये देखेंगे कि वैद्युत ध्रुव, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, वैद्युत ध्रुव होता क्या है। वैद्युत ध्रुव वह निकाय होता है जिस पर दो समान परिमाण के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जबकि वो दोनों आवेश की प्रकृति विपरीत होती है, वह वैद्युत ध्रुव कहलाता है। और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच दूरी, अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में हम पढ़ाए हैं। तो टुडे आज हम लोग उसी के क्रम में पढ़ेंगे कि वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें दो रास्ते होंगे। एक तो होगा कि कोई अगर द्विध्रुव है, ऐसे मान लीजिए कोई द्विध्रुव बना हुआ, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और इलेक्ट्रिक डायपोल आप लोग जानते हो, ये माइनस क्यू एक चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है। इसके दो पोल हैं तो दो चार्ज है और इनके जो मिडिल पॉइंट O है और पहले चार्ज से इसकी दूरी स्मॉल l और दूसरे चार्ज की इसकी दूरी स्मॉल l, ओवरऑल दोनों की दूरी मिलाकर 2l हो जाता है और इसे अल्प दूरी ही कहते हैं। ये पॉइंट A मान लीजिए और ये पॉइंट B। अब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम लोग निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इसके दो भागों में निकले, मतलब दो तरीकों से निकल सकता है कि एक इसके एक्सिस में, इसके अक्ष में, चाहे इधर कोई बिंदु ले लेंगे तो उसके द्वारा निकलेगा, और दूसरा इससे परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे, उसको निरक्ष कहते हैं, निरक्षीय स्थिति में निकलेंगे दो। तो वैद्युत ध्रुव के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे, लेकिन वैद्युत क्षेत्र तीव्रता एक तो होगा एंड पॉइंट, मतलब ऑन द एक्सिस, इसके एक्सिस पर, इसके अक्ष के अनुदिश, उसको हम अक्षीय स्थिति कहेंगे, और परपेंडिकुलर ऊपर ले कोई बिंदु या नीचे ले तो वो निरक्षीय स्थिति होगी। इसी क्रम में हम लोग आज पहला वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे। तो पहला पोजीशन होगा हमारा, पहला काम होगा अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति एंड ऑन पोजीशन, पोजीशन में क्या करेंगे? वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र से पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना कोई वैद्युत ध्रुव आवेश, वैद्युत ध्रुव ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावर्तन क्या है? कैपिटल K, परावर्तन कैपिटल K। फिर उसके बाद लिखेंगे वैद्युत ध्रुव आवेश समान परिमाण के हैं, जो माइनस Q और प्लस Q है। तो वैद्युत ध्रुव में माइनस Q तथा प्लस Q आवेश स्थित और तथा इनके बीच अल्प दूरी 2l। अल्प दूरी क्या लिखेंगे? अल्प दूरी स्मॉल 2l है। ये डेरिवेशन करते समय इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ना? तो जैसे हम क्या लिखें, कुछ नहीं करना रहता डेरिवेशन में, इस फिगर के बारे में ही लिखना रहता है पहले शुरुआत में। तो क्या है, ये वैद्युत ध्रुव है और ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावर्तन कैपिटल K है, तथा इस पर आवेश जो है वो -Q और +Q है, तथा इनके बीच जो अल्प दूरी है स्मॉल 2l।
ठीक ना, तो इतना समझ में आ गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, क्या अच्छी स्थिति में इन ऑन पोजीशन दे रहे हैं, इसका मतलब अगर हम इससे इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई, मान लीजिए इसकी अच्छी स्थिति में कोई बिंदु हम P ले लेते हैं, ये P, ठीक ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से इसकी दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल r, क्या है इसकी दूरी स्मॉल r। अब इस वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे हम लोग। तो अब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किस बिंदु से स्मॉल, उसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ आप लोग जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है प्लस आवेश के कारण और माइनस आवेश के कारण, तो अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे और दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिलहाल प्लस क्यू आवेश के कारण ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, माना कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 जो बिंदु P पर लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है E1, और माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 वो अंदर की तरफ लग रहा है। तो अब इस बिंदु पर हमें निकालना है, तो ये E2 और E1 का जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वही तो ध्रुव के कारण जो इसकी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, मतलब जो इसका परिणामी आएगा वो ध्रुव के कारण इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ हम ज्ञात करेंगे, अर्थात E हम निकालेंगे टोटल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें E1 और E2 ज्ञात करना होगा। अब E1 E2 ज्ञात करने के लिए हम वही फार्मूला, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है कि जब कोई आवेश किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला जाता है तो उस पर लगने वाला बल तथा वैद्युत परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को हम लोग वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। अर्थात कैपिटल E इक्वल टू, आप लोग क्या निकाले हो, कैपिटल E इक्वल टू F बाई Q0, Q नॉट आप लोग निकाले हो ना, बहुत पहले पढ़ चुके हो। तो इसी क्रम में हम लोग E1 और E2 पहले ज्ञात करेंगे कि अब हमें E1 निकालना है। तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैपिटल E1 ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई हमें इन दोनों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रताएं मिल रही ना, तो हमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। तो पहले हम प्लस Q आवेश कारण निकालेंगे E1 जो बाहर की तरफ है, जो इसकी दिशा क्या है, बाहर की तरफ है, और माइनस Q आवेश की तरफ कारण जब निकालेंगे उसका जो है E2 अंदर की तरफ है। तो दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वही तो माना जाएगा कि ध्रुव के कारण बिंदु P पर क्या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता आई। तो पहले E1 निकाल रहे हैं तीव्रता, E1 इक्वल, हाँ। तो एक बात और है कि जैसे हम बताया E इक्वल टू F बाई Q0, इसके कारण हम लोग निकाल चुके हैं, F का मान निकाले थे कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 हमारे स्क्वायर किए थे, और Q0 कट गया था तो आया था क्या हमारा E इक्वल टू, क्या आया था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र है, इसी फार्मूले में हम लोग रखेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि इस आवेश के कारण इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। हमारा दूरी कहाँ से, O से, O से क्या है P तक, कितना है स्मॉल r। अब यहाँ ये दूरी ज्ञात करनी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा ना ये दूरी। तो अब यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, बिंदु B से और P की दूरी क्या हो जाएगी, टोटल R है और L घटा दोगे तो R माइनस L, ठीक ना। तो ये आ गया। फिर उसके बाद अब जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ से
और बिंदु P की दूरी क्या होगी, यहाँ तक तो टोटल r है और इसमें l जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा r प्लस l, ठीक ना। तो अब हम लोग देखिए हमें दूरी पता होगी, इस आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस l, इस आवेश माइनस q का बिंदु P से दूरी क्या है r प्लस l। अब इस पर हम लोग E1 निकाल रहे हैं तो सूत्र क्या होता है आपके सामने है, इस सूत्र से इसका निगमन हो गया था E इक्वल टू F बाई Q0, फिर F का मान रखे थे Q0 कट गया था, आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर। तो अब R क्या होता है आवेश और उस बिंदु की दूरी होती है, तो हम इस आवेश और इस बिंदु की दूरी r माइनस l है तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, R तो उनके बीच की दूरी है, R माइनस L का स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हमारा E1 है, ठीक ना। अब क्या निकालेंगे, तो ये बच्चों आप लोग लिख लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम E2 निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो फिर अब देखिए अब आगे हम लोग क्या निकालेंगे। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 अब E2 इक्वल टू क्या होगा, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q अपॉन R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R। अब R यहाँ से लोगे और बिंदु P की क्या है R प्लस L है, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो फिर ये आपका सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब दोनों देख रहे हो कि इस आवेश का E1 अक्ष की अनुदिश बाहर की तरफ अर्थात B से P की तरफ, E1 किधर लग रहा है, E1 हमारा BP की दिशा में, BP की दिशा में, और E2 क्या लग रहा है P से A की दिशा में अर्थात P की दिशा में। तो अब देखिए दोनों आवेश आप निकाल, दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों आवेशों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 निकालेंगे तो आपको साफ दिखाई पड़ रहा है एक अक्ष की अनुदिश लग रहे हैं लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो अब दोनों की दिशाएं विपरीत होने के कारण हम लोग जो इसका रिजल्टेंट वैल्यू आएंगे दोनों के अंतर के बराबर आएगा, अर्थात वैद्युत ध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैपिटल E इक्वल टू, अब हम लोग क्या लिखेंगे सेकंड के बाद लिखेंगे अतः वैद्युत ध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल E इक्वल टू E1 माइनस E2, ये हमारा रिजल्टेंट वैल्यू है, समझ में। अब E1 और E2 की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारा E1 मिला था, E1 की वैल्यू रखेंगे और E2 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं और वैल्यू रख रहे हैं।
तो E इक्वल टू E1 माइनस E। E1 का क्या मान आया था? E1 का आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। E1 का मान क्या? E1 का मान Q अपान R की जगह था R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 करेंगे। E2 का मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब दोनों में देख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q भी दोनों में है तो Q भी कॉमन हो गया। बचा क्या अंदर? बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगा देंगे और यहाँ क्या बचा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। यही बचा ना? तो बच्चों बताओ इसमें कोई दिक्कत? Q दोनों में कॉमन था, Q बाहर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था उसको बाहर लेंगे। ठीक ना? अब इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा? R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर एलसीएम हुआ। फिर क्या करते हैं? इससे डिवाइड करते हैं तो R माइनस कट जाएगा तो R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा, एक में मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस अब R प्लस L से ये कट जाएगा, ऐसे तो एलसीएम ले जाता है ना, तो R प्लस L से ये कटेगा तो R माइनस L से 1 से मल्टीप्लाई करोगे R माइनस L का होल स्क्वायर। ये आपका इधर तो हो गया और ये जो कॉमन भी हो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K हो जाएगा। ये आपका कैपिटल E निकल गया। ठीक ना? फिर आगे क्या करेंगे देखते रहिए। अब देखिए ये हो जाएगा आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K होगा। अब देखिए इसका भी पावर इसका भी सेम है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम R माइनस L R प्लस L दोनों का पावर एक साथ स्क्वायर। ठीक है, और इसका A प्लस B का होल स्क्वायर खोलेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इसी फार्मूले में रखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो पहले ब्रैकेट लगा देंगे जिससे गलती ना हो। A माइनस B का होल स्क्वायर खोलेंगे A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इस आधार पे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। कोई दिक्कत इसमें? अब फिर आगे बढ़ेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इस ब्रैकेट को खोलेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL और ब्रैकेट जो खुलेगा तो माइनस हो जाएगा R स्क्वायर ये भी माइनस हो जाएगा L स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा 2RL और नीचे क्या होगा A जानते हो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में A प्लस B एक ब्रैकेट में A माइनस B। तो वही एक ब्रैकेट में माइनस है ब्रैकेट में प्लस है तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बना अर्थात R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो गया और बाहर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कुछ कट रहा होगा R कट गया प्लस माइनस L कट गया और 2RL 2RL दोनों पॉजिटिव है दोनों जुड़ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K 4RL अपान ये क्या होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कैपिटल E बराबर यहाँ तक आ। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लो और नोट कर लो स्क्रीनशॉट ले लो तो ऊपर से थोड़ा मिटाएंगे तो फिर आगे की और। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे तो फिर ऊपर से थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे साफ कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए
जो हम लोग के प्रीवियस अभी बनाए थे आर एल की अपेक्षा बहुत बड़ा है, तो हम लिखेंगे आर ग्रेटर देन एल। तो यदि अगर जब आर का मान बहुत बड़ा है एल की अपेक्षा, एल तो अल्प दूरी है ना, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो बहुत बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम अगर घटाएंगे तो वो ना के बराबर अर्थात निग्लेक्टेड हो जाएगा। तो ये हम एल को हम क्या कर देंगे, आर ग्रेटर देन एल होगा, तो देन एल इज निग्लेक्टेड। इसको निग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। किसी भी छोटी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं, जैसे 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 होगा। अगर 0.01 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0001 होगा। इसका मतलब क्या है कि छोटी संख्या का वो स्क्वायर करने पे बहुत छोटा हो जाता है और बड़ी संख्या का स्क्वायर करने पर बहुत बड़ा हो जाता है। तो बहुत बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। जैसे समुद्र है, उसमें से एक बाल्टी अगर हम एक बकेट पानी निकाल लें तो क्या उसके जल स्तर पर कोई प्रभाव पड़ेगा ना, एकदम बिल्कुल नहीं, तो ना के बराबर। तो ये निगलेक्ट हो गया। तो हमारा क्या बन गया, E = आ गया Q/4πε0 के 4RL/, यही केवल R बचेगा और स्क्वायर है, इसका मतलब R⁴ होगी, ठीक ना। अब एक का इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/4πε0 के 4L/R³, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और तोड़ सकते हैं। 4 को 2 टू द 4 होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 के, और Q देखिए इसको लिखेंगे 2 × Q और L। देखिए इस Q और L हो गया और 4 को 2 हो गया और नीचे R Q। अब देखिए ये देखिए 2QL आप लोग पढ़े हो, 2QL बराबर क्या होता है, P होता है। वैसे तो आप गुण पढ़े हो, पिछले ही नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया गया, तो इसको हम P लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, 1/4πε0 के 2, इसकी जगह क्या लिखेंगे, P/R⁴। तो ये आपका आ गया वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्रता कैपिटल E = 1/4πε0 2P/R⁴। और ये 2QL जानते हो, 2QL = P होता है, तो इसीलिए इसको P रखते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत। अब जो भी कुछ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, इससे उसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जा सके या जो भी कुछ कमियां हो उसे दूर किया जा सके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसमें कोई अगर दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो हम लोग आज क्या पढ़े, वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत किसी भी वैद्युत क्षेत्रता को हम लोग ज्ञात कर लिए, ठीक ना। तो वो आया क्या, कैपिटल E = 1/4πε0 2P/R⁴। ठीक, अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति। अभी बताए हैं परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्रता ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए और जो कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।